Okay, so students, today we will discuss about the bioenergetics. So bioenergetics आपकी यूनिट फर्स्ट में बायोमोलिक्यूल्स के साथ ही जो सेकंड टॉपिक है दैट इज़ बेस्ड ऑन व्हाट, दैट इज़ बेस्ड ऑन बायोएनर्जेटिक्स. सो व्हाट इज़ बायोएनर्जेटिक्स? बायोएनर्जेटिक्स को अगर मैं एज सच नेम से इंडिकेट करूँ तो बायो मीन्स आप जानते हैं क्या होता है. इट मीन्स लिविंग. हम लिविंग्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, यानी कि आपकी बात करें, ह्यूमन की बात करें, एनिमल्स, प्लांट्स, इनकी बात कर रहे हैं. और एनर्जेटिक्स का क्या मतलब है, मैं आपको इसके टॉपिक का नाम पहले समझा दूँ क्योंकि मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए थे और आई थिंक स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन है अभी भी इस टॉपिक पे. तो एनर्जेटिक्स का मतलब क्या होता है, इट रिलेटेड्स टू एनर्जी, ठीक है. तो अब आपके लिविंग सिस्टम में हम एनर्जी की बात कर रहे हैं. अब इस एनर्जी की नीड क्यों है बताइए. ये जो एनर्जी है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, आपको इस एनर्जी की नीड क्यों आ रही है. तो एनर्जी की जो नीड होती है वो किस लिए है बेटा, मैं आपको नोट्स को बाद में समझाऊंगी, पहले हम टॉपिक को समझते हैं. तो एनर्जी की नीड क्यों है, एनर्जी की नीड होती है हमें जितनी भी आपकी लाइफ, देखिए एक तो आप अपना फूड इनटेक करते हैं ना, और फिर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस करते हैं, जैसे एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी वर्क करते हैं, वहाँ पे आपको एनर्जी की नीड होती है. लेकिन आप जब रेस्टिंग पोजीशन पे हैं, यानी कि जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तभी भी आप एनर्जी आपकी यूज़ होती रहती है, ठीक है, आपकी बॉडी में. तो वो एनर्जी कैसे यूज़ होती है, अब ये एनर्जी जिस एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ ना, इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है बेटा आपके लाइफ प्रोसेसेस में, ठीक है. कहाँ यूज़ हो रही है ये एनर्जी, लाइफ प्रोसेस में एनर्जी बन रही है, आपको पता है. मैंने आपको पहले ही जितनी भी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में साइकिल्स पढ़ाई थी, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपकी बॉडी में क्या फॉर्म होती है, एनर्जी. अब ये एनर्जी यूज़ कहाँ हो रही है, ये एनर्जी यूज़ हो रही है लाइफ प्रोसेसेस में. लाइफ प्रोसेसेस लाइक जैसे कि डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन में एनर्जी यूज़ हो रही है, ठीक. ये प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस में एनर्जी यूज़ हो रही है. ऐसी एनर्जी यूज़ हो रही है आपकी किस में, जैसे डाइजेशन में हो रही है, ऐसे ही किस में हो रही है, रेस्पिरेशन, ठीक है. तो रेस्पिरेशन में यूज़ हो रही है. ऐसे ही आपका ब्लड सर्कुलेशन में यूज़ हो रही है, आपका ब्लड सर्कुलेट हो रहा है तो उसमें भी सेल्स को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए. तो इन सारी लाइफ प्रोसेसेस को करने के लिए आपकी बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. और मैंने आपको पहले ही नोट्स प्रोवाइड कर चुकी हूँ किस किस चीज़ के. एक तो फ्री एनर्जी क्या होती है, इस चीज़ के नोट्स में मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ. फ्री एनर्जी क्या होती है, ठीक. तो फ्री एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम इज़ नोन एज फ्री एनर्जी, ठीक है. जो कि काम करने के लिए, किसी भी प्रोसेस को करने के लिए जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसको ही हम क्या कहते हैं, फ्री एनर्जी या गिव फ्री एनर्जी कहते हैं, ठीक. अब हम बात करेंगे कि एंथैल्पी क्या होती है और एंट्रोपी क्या होती है. अच्छा, एंथैल्पी और एंट्रोपी को समझने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि ये सारी स्टडी हम करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, और थर्मोडायनेमिक्स के कुछ रूल्स थे, आपने पहले पढ़े होंगे थर्मोडायनेमिक्स के रूल. लेकिन बायो एनर्जेटिक्स को समझाने के लिए देखिए कुछ रूल्स हैं. पहला जो थर्मोडायनेमिक का रूल है, पहले मैं आपको समझाती हूँ. तो थर्मोडायनेमिक का रूल क्या है, थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट रूल है द एनर्जी, क्योंकि हम एनर्जी की बात कर रहे हैं ना, फ्री एनर्जी की मैंने बात करी थी. कोई भी लाइफ प्रोसेस को करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी की तो बात कर रहे हैं, बायो एनर्जेटिक्स पढ़ रहे हैं तो हम एनर्जी की ही तो बात कर रहे हैं. तो एनर्जी के लिए जो रूल्स हैं वो किस में है, थर्मोडायनेमिक्स के रूल होते हैं बेटा. तो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट रूल क्या है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट रूल क्या कहता है, रूल कहता है द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट. द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट. तो जो यूनिवर्स में जितनी भी एनर्जी है, ठीक है, वो कांस्टेंट है. अब इस बात का क्या मीनिंग हुआ, इस बात का मीनिंग ये हुआ कि कोई भी सिस्टम है, मान लीजिए ये एस सिस्टम है, ठीक है. तो इस एस सिस्टम में हम मानते हैं कि कुछ ऐसी ले लेते हैं, कुछ एक्स एनर्जी है इस सिस्टम की, ठीक है. इस एस सिस्टम की कुछ एक्स एनर्जी है. तो इस एक्स एनर्जी का ना तो क्या हो सकता है, ये ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है, ठीक है, और ना ही इसको हम बना सकते हैं. तो इसको ना ही हम प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है. तो ना ही ये डिस्ट्रॉय हो सकती है, ना ही ये प्रिपेयर हो सकती है, यानी कि ना तो इसका हम
ना तो इसे ख़त्म कर सकते हैं और ना ही इसे उत्पन्न करा जा सकता है। तो यही फर्स्ट लॉ है कि एनर्जी का ना तो हम जनरेट कर सकते हैं एनर्जी को, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो होता क्या है, होता ये है कि एनर्जी एक फेज से एनर्जी एक फेज से दूसरी फेज में कन्वर्ट हो जाती है। एनर्जी एक फेज से दूसरी फेज में कन्वर्ट होती है, उसका ना तो डिस्ट्रॉय होता है और ना ही उसे हम जनरेट कर सकते हैं। यानी कि यूनिवर्स में जितनी भी एनर्जी थी वो एंड तक उतनी ही रहती है, सिर्फ उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये जो चीज़ है ये समझाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, नाउ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इंक्रीज द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। तो जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं उससे यूनिवर्स में एंट्रोपी को क्या करती हैं, यूनिवर्स की एंट्रोपी को इंक्रीज़ करती हैं। अब एंट्रोपी होती क्या है, एंट्रोपी होती है रैंडमनेस। अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, पहले मैंने आपको फ्री एनर्जी बताया कि फ्री एनर्जी क्या होती है। ठीक है, फ्री एनर्जी को हम पढ़ चुके हैं पहले भी। फ्री एनर्जी क्या है, विच इज़ इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क ड्यूरिंग अ प्रोसेस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर और एक कांस्टेंट प्रेशर पे, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए और प्रेशर भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो एनर्जी काम करने के लिए चाहिए, टोटल एनर्जी, उसको कहते हैं फ्री एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी। इसको हम डिनोट करते हैं जी से, कैपिटल जी से। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर डेल्टा जी यानी कि डेल जी क्या था, मैंने आपको पहले पिछले लेक्चर्स में बताया था कि अगर आपका कोई एक्स कंपोनेंट है और वो वाई में कन्वर्ट हो रहा है तो डेल जी क्या होगा, वाई की एनर्जी माइनस एक्स की एनर्जी, इसको कहते हैं एनर्जी चेंज, और इसी को हम गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं या फिर फ्री एनर्जी चेंज। तो अब नेक्स्ट देखते हैं एंथैल्पी क्या होती है। एंथैल्पी को हम एच से डिनोट करते हैं। तो एंथैल्पी होती है आपकी, एच इज इक्वल टू होता है ई प्लस पी वी। अब अगर पी वी क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम। अगर मैं आपके किसी बॉडी में, बॉडी मतलब यहाँ पे बेटा आपकी बॉडी ही नहीं है, कोई भी सिस्टम हो सकता है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने ये फ्राई पैन लगाया और इसमें हीटिंग स्टार्ट कर दी, तो ये मेरा एक बॉडी है, सिस्टम बना दिया मैंने, एक सिस्टम भी बोलते हैं कई बार। ठीक है, आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम की मैं बात कर रही हूँ अभी। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं इस सिस्टम की। ठीक, तो इस सिस्टम में बेसिकली अब अगर मैं इसमें प्रेशर P और इसका जो वॉल्यूम है V, इसको मैं क्या कर दूं, कांस्टेंट कर दूं। क्या कर दूं, इन दोनों प्रेशर और वॉल्यूम को क्या कर दूं, कांस्टेंट कर दूं। मतलब इनकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट कर दी मैंने, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे। इस सिस्टम की जो एनर्जी होगी ना, एनर्जी वही होती है उसकी एंथैल्पी। क्लियर हो गया। अब इसकी डेफिनेशन से समझते हैं। विच इज़ द ये हीट से डिनोट करता है, एक्चुअली हम इसको हीट भी कहते हैं। एंथैल्पी को एच से इसलिए डिनोट करा जाता है, मतलब ये इसके इक्वल हुआ ना, एच इज इक्वल टू ई हो गया ना। अब देखो अगर पी वी कॉन्स्टेंट है तो फिर ई इज इक्वल टू एच हो जाएगा। तो इस तरह से, तो देखो एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी इज द हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। तो ये क्या है, सिस्टम का हीट कंटेंट है। ठीक है, एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड, हीट एब्जॉर्ब और एमिटेड। दो चीज़ें हो सकती है, या तो सिस्टम आपका हीट को एब्जॉर्ब करेगा या हीट एमिट करेगा, यानी कि हीट को या तो निकालेगा या तो हीट को लेगा। कुछ सिस्टम होते हैं ना जो हीट छोड़ते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जिनमें से हीट निकलती है, कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जो हीट को लेते हैं। ठीक है, तो एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी है हीट एनर्जी ट्रांसफ़र, जो एनर्जी हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, क्योंकि एनर्जी की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, तो यहाँ पे हीट एनर्जी है। तो एंथैल्पी इज़ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड इन अ केमिकल प्रोसेस। ठीक, इन अ केमिकल प्रोसेस अंडर कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है केमिकल रिएक्शन में, उसको कहते हैं एंथैल्पी। यानी कि कोई भी रिएक्शन चल रही थी
वहाँ पे हीट का क्या हुआ है, ट्रांसफ़र हुआ है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंट्रोपी की। एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी इट इज़ अ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस। अब ये रैंडमनेस क्या है, देखिए रैंडमनेस का मतलब होता है, रैंडम क्या होता है, रैंडम का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे कोई सिस्टम है जो कि रैंडमली अरेंज्ड है। ठीक है, देखो ये रैंडमली है ना, और एक दूसरा सिस्टम है जहाँ पे मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, देखो हैफजेड कहीं पर भी है ना, देखो कोई भी मॉलिक्यूल, तो रैंडम क्या है, ये रैंडमली है, देखो 3 आए 3 आए 3 आए, तो सीरीज़ में है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बिल्कुल कैसे हैं, रैंडम नहीं है। ठीक है, तो इसको कहते हैं, ये सॉरी ये क्या है, रैंडमली अरेंज है, और ये बिल्कुल यूनिफॉर्मली। तो जिस सिस्टम में यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है, रैंडमनेस होती है, रैंडमनेस जहाँ पर होती है वहाँ पे उतनी ही ज़्यादा एंट्रोपी होती है, उस सिस्टम की उतनी ही ज़्यादा एंट्रोपी होती है। ये किसी सिस्टम के किसको बताता है, डिसऑर्डर को। ठीक है, एक होता है ऑर्डर, देखो ये ऑर्डर में है ना, ये सब किस में, ऑर्डर में है, ये देखो सारे मॉलिक्यूल्स, और यहाँ कैसे हैं, डिसऑर्डर में। तो जहाँ पे डिसऑर्डर की बात आती है, जहाँ पे रैंडमनेस की बात आती है, वहाँ पे क्या होता है, हम बात करते हैं एंट्रोपी की। तो अब इसको पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ के समझते हैं। तो देखो, इट इज़ अ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम, यही मैंने बताया आपको। एंट्रोपी मेजर्स द अमाउंट ऑफ हीट डिस्पर्स। तो क्या होता है रिएक्शन में, कई बार क्या होता है, जब रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होगी या एमिट होगी तब तो हम एंथैल्पी बोल रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हीट डिस्पर्स हो जाती है, यानी कि ना तो वो एक्सेप्ट हो रही है ना वो एमिट हो रही है, वो बस ऐसे ही डिस्पर्स हो गई है। तो वहाँ पे क्या आ रहा है, रैंडमनेस आ रही है, डिसऑर्डर आ रहा है, वहाँ पे एंट्रोपी है। तो एंट्रोपी किसको मेज़र करता है, हीट डिस्पर्स को मेज़र करता है, और ट्रांसफ़र ड्यूरिंग अ केमिकल प्रोसेस। तो ये था एंट्रोपी। अब इन एंट्रोपी, एंथैल्पी और फ्री एनर्जी में एक रिलेशन है, ठीक, उसको पढ़ते हैं। द कंडीशन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम, ये वाली लाइन्स में पढ़ रही हूँ अभी, ये वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं हम, ठीक। सो द कंडीशन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम, the condition of biological system are at constant temperature and pressure. Under such conditions, the relationship between the change in free energy, enthalpy and entropy can be described by the expression. उसके लिए एक फॉर्मूला है जिसमें कि टी एक और एक्सप्रेशन आएगा, टी मतलब टेम्परेचर होगा यहाँ पे, तो ये है वो फॉर्मूला, ये रिलेशन है जो आपका सिलेबस में है ना, रिलेशन बिटवीन द गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, तो वो ये है। तो गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, यानी कि आपकी एंथैल्पी में से आप माइनस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड एंट्रोपी, ठीक। तो ये आपका एंथैल्पी माइनस एंट्रोपी इज इक्वल टू गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक। तो यही रिलेशन है, ठीक। अब हम बात करते हैं कि आपके सिलेबस में कुछ एनर्जी रिच कंपाउंड्स के बारे में भी है। अब एनर्जी रिच कंपाउंड्स का क्या मीनिंग होता है, एनर्जी रिच कंपाउंड्स मतलब कि आपके बायो केमिकल साइकिल्स में आपको एनर्जी कैसे मिलती है। अब मैंने आपको इन शॉर्ट ये चीज़ें बताई थी कि आपकी जब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जब हमने पढ़ा था, तो आपको मैंने कुछ ऐसे कुछ कंपाउंड्स बताए थे जो कि एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब वो क्या है, जैसे एटीपी हो गया आपका, ठीक है, NADH हो गया, FADH हो गया, ये सब क्या है, इनमें से तो एनर्जी, इन्हीं से तो एनर्जी रिलीज़ हो रही थी। अब ये जो NADH FADH है, ये कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं, देखिए होता ये है, अगर मैं अब ATP की बात करूँ तो जो आपका पहले तो एनर्जी रिलीज़ कैसे होती है, पहले इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। तो एनर्जी दो तरह से रिलीज़ होती है, एक तो थ्रू ऑक्सीडेशन, ठीक है, थ्रू ऑक्सीडेशन, और दूसरा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। दूसरा क्या है, पहला क्या था ऑक्सीडेशन के थ्रू, और दूसरा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है, ऑक्सीडेशन तो आप समझते हैं, ऑक्सीडेशन तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपकी ATP होती है, ठीक है, ATP नहीं, अभी ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में आएगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी, ऑक्सीडेशन की। तो ऑक्सीडेशन से कैसे एनर्जी रिलीज होती है, देखिए आपका NADH है, ठीक है, NADH का क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या बनता है NAD प्लस
हाइड्रोजन प्लस इसमें क्या इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन उन इलेक्ट्रॉन से ईटीसी साइकिल आपको याद होगी, फाइनली बनता क्या था, एटीपी। फाइनली क्या बनता था, एटीपी। ठीक है, तो अब एटीपी जो बनता है वही तो एनर्जी करेंसी है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एनर्जी किसकी वजह से, एटीपी। तो ऑक्सीडेशन से ऐसे बनता है एनर्जी। अब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से क्या होता है, अब ये जो एटीपी बना हुआ है ना, ये एटीपी कैसा होता है, देखो ये इसकी फुल फॉर्म क्या थी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये मान लीजिए एडिनोसिन है और इस पे क्या लगे हुए हैं, फॉस्फेट ग्रुप्स। ठीक है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ना, एडिनोसिन, ठीक, और ट्राई मतलब तीन फॉस्फेट लगे हुए हैं। अब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में, ये जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में ये फॉस्फेट ग्रुप्स जो हैं ये रिमूव होते हैं। ठीक है, जब ये रिमूव होते हैं तो निकलती है एनर्जी, तब रिलीज होती है एनर्जी। समझ आया आपको, एक है ऑक्सीडेशन, एक है ऑक्सीडेशन और एक है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक, तो यहाँ पे इस तरह से इसको हमने, अब इसको आगे बढ़ते हैं। अब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आप शायद समझ गए होंगे। In metabolic pathway, cells use enzymes to oxidize nutrient, thereby release energy which is used to produce ATP. In most eukaryote, इसको आपने पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको नोट्स में दे दिया है, इसको मैं आपको समझा भी चुकी हूँ कि ये कैसे होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहीं पे लिखा भी होगा, the process that accounts for high ATP is to known as oxidative phosphorylation. ठीक, आप समझ गए होंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, मैंने पहले भी समझाया हुआ है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को। अब ग्लाइकोलाइसिस से देखिए कैसे एनर्जी कंपाउंड्स निकलते हैं। ठीक, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या होता है। अब इसमें एटीपी, हाई एटीपी यील्ड होते हैं। नेक्स्ट ग्लाइकोलाइसिस, अब ग्लाइकोलाइसिस को देखते हैं, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। वैसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या था, एडीपी एटीपी में कन्वर्ट होता था। ठीक है, और फिर ये एटीपी से फॉस्फेट रिलीज होते हैं और एनर्जी फाइनली बनती है। ये होता है, ये पूरा प्रोसेस मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, अब इसको आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज़ व्हाट, ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस में अब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि NADH फॉर्म होते थे डिफरेंट स्टेप्स में। ठीक, और ATP फॉर्म होते थे जो कि एनर्जी फाइनली एनर्जी रिलीजिंग ग्रुप्स हैं। ठीक, सो आगे देखते हैं। TCA साइकिल में तो बहुत ज़्यादा आपको मैंने बताए थे एनर्जी कंपाउंड्स रिलीज़ होते हैं। अब आगे देखिए TCA साइकिल को ही बताया हुआ है, तो TCA साइकिल यहाँ चार्ट से समझते हैं। तो इसमें क्या है, आइसोसिट्रेट, जहाँ पे अब मैं पूरी साइकिल दोबारा रिवीजन में जब समझाऊंगी तो एक बार देख लेंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 आइसोसिट्रेट इज़ कन्वर्ट इनटू 2 अल्फा कीटोग्लूट्रेट। वहाँ पे उस स्टेप में 6 ATP फॉर्म हो रहे थे। ठीक, तो इस तरह से एनर्जी अलग अलग स्टेप्स में, देखिए अलग अलग स्टेप्स में एनर्जी रिलीज़ हो रही थी। तो टोटल ATP कितने फॉर्म हो रहे थे सिट्रिक एसिड साइकिल में, यहाँ पे देखिए 24 इन स्टेप्स के थ्रू। ठीक है, इन स्टेप्स के थ्रू। नाउ अब एक एक कंपाउंड को देखते हैं। ATP, और बस अब छोटा टॉपिक है दैट इज़ ATP और उसके बाद साइक्लिक EMP, ये दोनों है आपके सिलेबस में, इनको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। अब ATP क्या है, ATP ये वाली लाइंस में अभी बता रही हूँ आपको। ATP इज़ अ मल्टी फंक्शनल न्यूक्लियोटाइड यूज इन सेल्स एज कोएंजाइम। इट इज़ ऑफन कॉल्ड मॉलिक्यूलर यूनिट ऑफ करेंसी। तो ये क्या है, देखिए करेंसी, एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं ATP को, ऑफ इंट्रासेलुलर एनर्जी ट्रांसफ़र। ATP ट्रांसपोर्ट्स केमिकल एनर्जी विद इन सेल्स फॉर मेटाबॉलिज्म। तो ये एनर्जी प्रोवाइड करती है मेटाबॉलिज्म के लिए। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हो गया या कोई भी मेटाबॉलिज्म है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, लिपिड मेटाबॉलिज्म हमने पढ़ा है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म भी होता है। तो इस तरह से जो बायोमॉलिक्यूल्स के मेटाबॉलिज्म है वहाँ पे एनर्जी चाहिए होती है। मैंने अभी बताया था ना आपको कि इन बायोकेमिकल प्रोसेस के लिए भी आपको क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, तो यहाँ इस एनर्जी में आपको किसकी रिक्वायरमेंट है, ATP की रिक्वायरमेंट है, वो बताया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट, इट इज़ प्रोड्यूस बाय फॉस्फोराइलेशन। तो फॉस्फोराइलेशन से प्रोड्यूस होता है अभी ADP, और मैंने आपको बताया था कि ADP इज़ कन्वर्टेड इनटू ATP। ये चीज़ हमने अभी पढ़ी हुई थी ATP साइकिल में। सो इट इज़ प्रोड्यूस बाय फॉस्फोराइलेशन एंड सेलुलर रेस्पायरेशन, यानी कि ATP साइकिल में प्रोड्यूस होते हैं ये। ठीक, ATP एंड यूज्ड बाय एंजाइम्स एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन इन मैनी सेलुलर प्रोसेसेस इंक्लूडिंग बायोसिंथेटिक रिएक्शन, मोटिलिटी एंड सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन और इन सभी प्रोसेसेस में ATP का यूज़ होता है एज अ एनर्जी करेंसी। ठीक है, नेक्स्ट, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP कंटेन्स
contains 3 phosphate groups and it is produced by ATP synthase from inorganic phosphate and ADP और adenosine monophosphate. So one molecule में कितने phosphate groups होते हैं? 3 phosphate group होते हैं, ठीक. और it is produced by ATP synthase. और ये आपको मैंने बताया था ET साइकिल में ये कहाँ से कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाता है? ATP synthase इसको बनाता है, ठीक है. नेक्स्ट द स्ट्रक्चर, ये वाला 5th पॉइंट हम कवर कर रहे हैं. द स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ अ प्यूरिन बेस. तो ATP में क्या होता है? प्यूरिन बेस होता है एडिनाइन, ठीक है. तभी तो आप इसको बोलते हैं एडिनोसिन, तो एडिनाइन होता है इसमें एक्चुअली. सो प्यूरिन बेस क्या है? एडिनाइन है. न्यूक्लियोटाइड में मैंने आपको बताया भी था DNA में, नोट्स में गिवन है कि उसमें प्यूरिन बेस होता है एडिनाइन. तो इसमें ATP में प्यूरिन बेस होता है प्रेजेंट एडिनाइन अटैच टू 1 कार्बन फर्स्ट कार्बन एटम ऑफ अ पेंटोज शुगर राइबोज. देखिए न्यूक्लियोटाइड है ये. अब मैं न्यूक्लियोटाइड के नोट्स आपको दे चुकी हूँ ऑलरेडी. वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे पेंटोज शुगर राइबोज होती है और उसके साथ प्यूरिन या पिरिमिडिन डेरिवेटिव्स होते हैं. तो यहाँ पे प्यूरिन बेस होता है एडिनाइन के, उसके साथ किसके साथ अटैच होता है? राइबोज के साथ. ये जो इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है. इसका केमिकल स्ट्रक्चर मैं आपको बता रही हूँ, ठीक. अब नेक्स्ट it is addition and removal of these phosphate group that inter convert ATP, ADP and AMP. when ATP is used in DNA synthesis, देखिए DNA synthesis में भी ATP यूज होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ATP. So when ATP is used in DNA synthesis, the ribose sugar is first converted to deoxyribose by ribonucleotide reductase. तो जब आपका DNA synthesis होती है तो वहाँ पे जो आपके राइबोस शुगर है वो पहले कन्वर्ट होता है डीऑक्सीराइबोज में, ठीक है. बाय किसके थ्रू? राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एक एंजाइम है, ठीक है. ये जब भी एज आता है तो एंजाइम होता है, तो राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम के थ्रू जो आपका राइबोस शुगर है वो डीऑक्सीराइबोज में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक. जैसे RNA से DNA होता है ना, तो इस तरह से, क्योंकि राइबोज में आप जानते हैं राइबोस शुगर होती है और DNA में डीऑक्सीराइबोज. सो इस तरह से ये ATP का आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया. अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. द 3 मेन फंक्शंस ऑफ ATP. अब क्या 3 फंक्शंस हैं ATP के वो देख लेते हैं. तो ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम थ्रू द सेल मेम्ब्रेन. तो ये भी काम है इसका. सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सेल्स के लिए, ठीक है. ये आयनिक बैलेंस करते हैं आपकी सेल्स में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक. ये सेल मेम्ब्रेन में इन सभी एलिमेंट्स को ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक. किसी भी चीज़ को अगर कहीं से कहीं जाना है ना, मूवमेंट करना है, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे ड्रग ही क्यों नहीं है, कहीं से कहीं जाना है तो वहाँ पे एनर्जी चाहिए ही चाहिए, ठीक है. तो एनर्जी इसलिए इंपॉर्टेंट होती है आपकी बॉडी में. सो नेक्स्ट इज सेकेंड पॉइंट, सिंथेसाइजिंग केमिकल कंपाउंड सच एज प्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल. तो देखिए ATP का काम ये भी है कि सिंथेसिस प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल की ATP एनर्जी यूज़ होती है वहाँ पे. नेक्स्ट इज़ सप्लाइंग एनर्जी फॉर मैकेनिकल वर्क सच एज मसल कंट्रैक्शन. तो आपकी बॉडी में देखिए कितने तरह का काम होता है. मैकेनिकल वर्क भी होता है आपकी बॉडी में, ठीक है. आपकी बॉडी में केमिकल वर्क भी होता है. अब मैकेनिकल वर्क कैसे हो रहा है? मैकेनिकल वर्क देखिए, मसल कंट्रैक्शन क्या है? मैकेनिकल वर्क है. और केमिकल वर्क क्या है? केमिकल वर्क हो गया ग्लाइकोलाइसिस, इस तरह का, ये क्या है? केमिकल वर्क है. डाइजेशन भी कैसा है? एक तरह का मैकेनिकल वर्क, जो क्योंकि उसमें क्या होता है, बड़ा पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट होता है ना, तो वो भी तो एक तरह का क्या है? मैकेनिकल वर्क भी हुआ, साथ में केमिकल वर्क भी हुआ. तो ये केमिकल और मैकेनिकल वर्क के लिए ही आपको क्या चाहिए? एनर्जी की रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी को होती है. अब नेक्स्ट आपका है साइक्लिक AMP. अब कई बच्चों ने पूछा भी था मैम AMP क्या होता है, AMP बताइए. तो अब AMP को देखते हैं कि AMP क्या होता है, ठीक है. सो और सिलेबस में भी है आपके, तो इसको समझ लेते हैं कि साइक्लिक AMP यानी कि इसका फुल फॉर्म है साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट. तो इसको हम CAMP भी बोलते हैं. C अगर पेपर में ऐसे आएगा तो इसका मतलब क्या है? C फॉर साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट. क्लियर? साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट. अब इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं. इट इज़ अ सेकंड मैसेंजर इंपॉर्टेंट इन मैनी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस. CAMP इज डिराइव्ड फ्रॉम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. तो CAMP किससे डिराइव्ड हुआ है? ये कहीं ATP से ही बनता है, हमारा डिराइव होता है. तो डेरिवेटिव है ये किसका? ATP का. एंड यूज फॉर इंट्रासेलुलर सिग्नल ट्रांसडक्शन इन मैनी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कन्वेइंग द CAMP डिपेंडेंट पाथवे. तो आपकी बॉडी में डिफरेंट ऐसे पाथवेज हैं जिसमें कि
सिग्नल्स ट्रांसडक्शन की प्रोसेस होती है, वहाँ पे आपका CAMP इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब सेकंड मैसेंजर है। जब भी आप कोई मैसेंजर का काम क्या होता है बताइए? मैसेंजर का काम होता है मैसेज को आगे बढ़ाना या किसी प्रोसेस को इंड्यूस करना, तो अब ये यही काम करता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। CMP सिंथेसाइज फ्रॉम ATP। अभी मैंने आपको बताया था कि ये डेरिवेटिव है ATP का, तो CMP कहाँ से बनता है? साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट इज सिंथेसाइज फ्रॉम ATP। ये किससे बनता है? ATP से ही बनता है, बाय एडिनाइलाइल साइक्लेज एंजाइम, ठीक। तो ये एंजाइम का नाम है एडिनाइलाइल साइक्लेज एंजाइम, ठीक। इससे इसकी प्रेजेंस में लोकेटेड ऑन द इनर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहीं पे इसकी फॉर्मेशन होती है, ठीक। एडिनाइलाइल साइक्लेज इज एक्टिवेटेड बाय अ रेंज ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स थ्रू द एक्टिवेशन ऑफ एडिनाइलाइल साइक्लेज स्टिमुलेटरी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। तो रिसेप्टर होते हैं आपकी बॉडी में। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे साइट्स होती हैं, बाइंडिंग साइट्स, जिस पे आके कोई मॉलिक्यूल बाइंड हो जाता है, अटैच होता है, और फिर उसका इफेक्ट आता है, तो उसको बोलते हैं रिसेप्टर। आपकी सेल्स में रिसेप्टर्स होते हैं, कोई भी ड्रग आके उन्हीं रिसेप्टर्स पे बाइंड होती है, ठीक है, और तब इफेक्ट शो होता है, ठीक। तो कुछ पॉकेट्स होती हैं ये, ठीक। सो तो ये कैसे वर्क करता है? CMP इस रिसेप्टर के साथ जाके एक्ट करता है, एंड इनहिबिटेड बाय एगोनिस्ट। इससे तो ये एक्टिवेट होता है इस रिसेप्टर से बाइंड होके, और इनहिबिट किससे होता है? इनहिबिट बाय एगोनिस्ट ऑफ एडिनाइलाइल साइक्लेज इनहिबिटरी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। तो ये इनहिबिट इससे होता है, ठीक। एडिनाइलाइल साइक्लेज इनहिबिटरी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। लीवर एडिनाइलाइल साइक्लेज रिस्पॉन्ड मोर स्ट्रांगली टू ग्लूकागॉन, एंड मसल एडिनाइलाइल साइक्लेज रिस्पॉन्ड मोर स्ट्रांगली टू एड्रेनलिन। तो ये कुछ हार्मोन्स हैं जो कि इसको क्या करते हैं? मोर स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं इस एंजाइम के लिए, ठीक। नाउ यानी कि अगर ये ज़्यादा होंगे ये हार्मोन्स आपकी बॉडी में या एंजाइम्स, तो क्या होगा? ये जो एंजाइम इस CAMP की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये ज़्यादा फॉर्म होगा, क्योंकि ये इसको क्या कर रहे हैं? इंड्यूस कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट, CAMP डिकम्पोजिशन इनटू AMP इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम फॉस्फोडाइस्टरेज। तो CAMP का डिकम्पोजिशन हो जाता है। डिकम्पोजिशन मतलब वो चेंज हो जाता है, उसमें टूट जाता है, बदल जाता है AMP में। यानी कि जो साइक्लिक AMP है, CAMP जो है वो AMP में कन्वर्ट होता है। किसके थ्रू? एक एंजाइम है जिसका नाम क्या है? फॉस्फोडाइस्टरेज, इसकी हेल्प से, ठीक है। अब CAMP के फंक्शंस क्या हैं? CAMP इज़ अ सेकेंड मैसेंजर used for intracellular signal transduction such as transferring the effect of hormones like glucagon and adrenaline। तो ये क्या करता है? इनके इफ़ेक्ट्स को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, बॉडी में इंड्यूस करता है, ठीक, which cannot pass through the cell membrane. It involved in the activation of protein kinases and regulates the effect of adrenaline। आपकी बॉडी में एड्रेनलिन के इफ़ेक्ट को रेगुलेट करता है, एंड ग्लूकागॉन के इफ़ेक्ट को भी रेगुलेट करता है। इट ऑल्सो रेगुलेट द पैसेज ऑफ कैल्शियम थ्रू आयन चैनल्स। तो कैल्शियम्स को के लिए पैसेज को रेगुलेट करता है आयन चैनल्स के लिए। आपकी बॉडी में सेल्स में आयन चैनल्स होते हैं, क्योंकि बॉडी में आपको पता है आयनिक बैलेंस होता है, तो उसमें से कैल्शियम पंपिंग में भी ये हेल्प करता है। CAMP and its associated kinases function in several biochemical processes including the regulation of glycogenolysis मैंने आपको पढ़ाई थी, तो वहाँ पे भी इसका रोल है। शुगर एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म भी हम पढ़ रहे हैं, अब मैं आपको वीडियो लेक्चर दूंगी लिपिड मेटाबॉलिज्म पे, तो वहाँ पे भी साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का रोल है, ठीक है, क्योंकि ये वहाँ पे क्या करता है? प्रोटीन काइनेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है, जो कि लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये था आपका यूनिट सेकंड का बायो एनर्जेटिक्स पार्ट। अगर इसमें आपको अभी भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी।
आप पिछले वीडियोस भी देखिए जो मैंने इससे रिलेटेड डाले हैं, सबको क्लब करके पढ़िए, और उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता है तो यू कैन आस्क, मैं आपको पर्सनली कमेंट सेक्शन में या फिर आपको पर्सनल टेक्स्ट पे भी इसको डिस्कस हम कर सकते हैं, ठीक है।